तो आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक की सीरीज़ में, जहां हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 डायोड एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मेन एरियाज जो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं वो है रेक्टिफायर्स, क्लिपर, क्लैंपर्स एंड वोल्टेज मल्टीप्लायर। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है शुरू होने से पहले कि डायोड एक ही स्टेट में ऑन होगा जब वो फॉरवर्ड बायस्ड हो। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जो डायोड की डायरेक्शन यानी कि ये डायरेक्शन ये और वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज का डायरेक्शन वो भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी ये कंडक्ट करेगा। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दी गई है कि सिलिकॉन के लिए 0.7 होना चाहिए और मतलब उससे ज़्यादा होना चाहिए, और जर्मेनियम के लिए 0.3 से ज़्यादा। ओके, अब डायोड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यानी डायोड को सर्किट के अंदर कैसे यूज़ किया जा रहा है। या तो हम उसको सीरीज़ में लगा सकते हैं या फिर पैरेलल में। सो ये है सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें तीनों एक साथ पैरेलल लगे हुए हैं, वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज, लोड रजिस्टर एंड डायोड। ओके, तो यहाँ से ये डिडक्शन निकल के आता है कि जो भी लोड वोल्टेज होगा वो होगा E माइनस डायोड वोल्टेज, और जो करंट होंगे वो इस तरीके से, यानी करंट तीनों में सेम होगा। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें हम लोग इस डायोड को रिप्लेस कर देते हैं एक बैटरी के साथ। अब बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो डिपेंड करेगा किस टाइप का, जैसे सिलिकॉन लिया है तो 0.7 होगा और जर्मेनियम लिया है तो 0.3 होगा। तो अभी हमने पढ़ा फॉरवर्ड बायसिंग। अब रिवर्स बायस में क्या होगा कि ये उल्टा लगा होगा, यानी कि इसका नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ जा रही है और इसका एरो इधर जा रहा है, तो दोनों अपोजिट है, यानी कि रिवर्स बायस है। इसको रिप्लेस कर दिया हमने ओपन सर्किट के थ्रू, जहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि जो वोल्टेज है वो ज़ीरो है। तो जो भी डायोड पे वोल्टेज आएगा वो किसका वोल्टेज होगा, जो भी सोर्स वोल्टेज है। सो ये था सीरीज़ का कनेक्शन। अब देखते हैं पैरेलल डायोड। इसमें डायोड्स को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है आपस में। हम जनरली पैरेलल में एक से ज़्यादा डायोड्स का यूज़ करते हैं। सपोज इसके अंदर हमने सोर्स वोल्टेज और एक रेजिस्टर के साथ दो डायोड्स पैरेलली कनेक्ट किए हैं। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि एक टाइम पर दोनों वर्क करेंगे, यानी कि दोनों हम ज़रूरी नहीं है सेम डायरेक्शन में लगाएं। एक अगर ऐसा है तो एक ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप से इट डिपेंड्स। अब एक और कैटेगरी है पैरेलल एंड सीरीज, जिसमें हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, यानी कुछ डायोड सीरीज में लगे होंगे और कुछ डायोड पैरेलल। सपोज ये वाला जो है वो सीरीज से कनेक्टेड है इसके साथ, ओके, और इसके साथ भी। बट अगर हम बात करें इस वाले की तो ये सबसे पैरेलली कनेक्टेड है, तो ये इस टाइप का हो गया। अब सबसे पहले आते हैं रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स क्या होते हैं? रेक्टिफायर्स जो भी एसी इनपुट दिया है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट दिया है, इस टाइप का जो भी करंट है उसको डीसी में, एक सिंपल डीसी में कन्वर्ट करके देते हैं। यानी कि हमें इनपुट में इस टाइप का होगा लेकिन हमें मिलेगा आउटपुट में इस टाइप, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसमें दो टाइप के होते हैं, हाफ वेव एंड फुल वेव। हाफ वेव में भी दो टाइप्स हैं एंड फुल वेव में भी दो टाइप्स हैं, एक सेंटर टेप एंड ब्रिज रेक्टिफायर। तो स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर से। हाफ वेव से समझ आ रहा है, इसमें हाफ वेव ही हमें आउटपुट में मिलेगी। सो इस तरीके से हमने ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया हुआ है एक डायोड को, एंड यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस है। अब इसकी कंडीशन क्या है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी, यानी कि हमें आउटपुट यहाँ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखें, जैसी नेगेटिव साइकिल होगी यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये रिवर्स बायस से हो गया, तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे इस कंडीशन में। ओके, फिर देन अगेन पॉजिटिव साइकिल आएगी, फिर से ये सेम कंडीशन हो जाएगी, फिर से फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है। ओके, तो ये हमें डिसकंटिन्यूअस मिलता है हाफ वेव में। तो ये तो केस था हाफ पॉजिटिव का, हमें हाफ मिली पॉजिटिव में। अगर हम सेम चीज़ में बस डायोड की कंडीशन को बदल दें, इस टाइप से लगा दें इस डायोड को, तो ये नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर बन जाएगा, जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ये कोई आउटपुट नहीं देगा और नेगेटिव में हमें आउटपुट देगा, यानी कि इसका जो आउटपुट ग्राफ होगा वो इस टाइप से कुछ बनेगा। ओके,
अब इसका हम एनालिसिस देख लेते हैं। हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आता है एवरेज लोड करंट या फिर लोड वोल्टेज कितना आएगा। तो हमें पता है ये साइनोसॉइडल इनपुट है, यानी कि साइन कर्व को फॉलो कर रहा है। तो हमने जो वी इनपुट है उसको इस टाइप का फंक्शन ले लिया, वी एम साइन ओमेगा टी, जहाँ पे वी एम क्या है, मैक्सिमम या फिर पीक वोल्टेज है। ऐसे ही हमने आई को ले लिया, आई एम साइन ओमेगा टी, जो जहाँ पर आई एम क्या है, पीक करंट है। सो हमने कंसिडर किया है आउटपुट वोल्टेज को वी नॉट। ओके, सो इस तरीके का हमें ग्राफ देखने को मिलता है। अब हम इसको कैसे, अब जो भी डीसी है वही एवरेज होगा। तो यानी कि हमें ये फॉर्मूले को फॉलो करना है, जहाँ पर एरिया अंडर द फुल साइकिल कौन सा है, यानी कि इस पूरी साइकिल के लिए निकालना है 0 से 2 पाई। तो पाई से 2 पाई तो 0 है, कुछ भी नहीं है, तो हमने 0 लिखा हुआ है। लेकिन 0 से पाई हमें ये मिल रहा है, तो इसको हमने डिनोट किया वी एम साइन ओमेगा टी से। अब नॉर्मली हमें एरिया निकालना है, तो हमने 2 पाई तक इंटीग्रेट कर दिया इस फंक्शन को, और हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, जिसमें से एक पार्ट हमें 0 दे रहा है और एक पार्ट हमें वी एम साइन ओमेगा टी। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और जो भी लिमिट्स हैं वो पुट कर देंगे, तो हमें सॉल्व करने पर 2Vm मिल जाएगा। ओके, फिर इस 2Vm को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और एरिया कहाँ से था, 0 से 2 पाई, यानी कि बेस कितना हो गया, 2 पाई। तो हमने 2Vm को 2 पाई से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गया Vm बाय पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.318 Vm, जिसका मतलब कि हमें जो भी इनपुट वोल्टेज हमने दिया है उसका जो मैक्सिमम है उसका 31.8% ही हमें आउटपुट में मिल रहा होगा। एवरेज करंट की बात करें तो वो भी सिंपल यही है, वो भी डीसी के बराबर, यानी कि वी डी सी अपॉन आर। वी डी सी को भी हमने अभी देखा कि वी एम बाय पाई लिख सकते हो, तो हमने वी एम बाय पाई लिख दिया, जहाँ पर वी एम बाय आर एल क्या है, आई एम। तो वहीं से कैलकुलेट होकर आई डी सी भी सेम कॉन्स्टेंट के साथ आया। अब नेक्स्ट देखते हैं आरएमएस। इसी का आरएमएस वैल्यू क्या है। आरएमएस वैल्यू को हमने पढ़ा है, एरिया का स्क्वायर करेंगे ऊपर, और जो भी बेस वैल्यू है उससे डिवाइड करना है। तो ये हमारा एरिया का स्क्वायर है और ये हमारी बेस वैल्यू, और हमने पावर लगाई हुई है 1/2, यानी कि रूट निकालना है इसका। ओके, अब सिंपल कुछ नहीं, इस वैल्यू को पुट करेंगे एंड देन इसको बाहर ले लेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये मिलेगा, वैल्यूज पुट करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें Im/2 मिलेगा, यानी कि आरएमएस वैल्यू मीन वैल्यू का आधा होती है। सिमिलरली हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो Vm भी हमें इसका आधा मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ये एक ऐसा मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है जो रिवर्स कंडीशन में जो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अकर कर सकता है बिना जंक्शन को ब्रेक किए। ओके, सो इसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। जिस हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये वी मैक्स होती है, जो भी पीक वोल्टेज है उसके बराबर होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। अब एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की कैसी होती है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, जो भी हमने इनपुट में दिया वो डिनोमिनेटर में, और जो भी आउटपुट में आएगा वो न्यूमरेटर में। सो पी डी सी अपॉन पी ए सी। पी डी सी कितना है, वी डी सी इंटू, मतलब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी इंटू आई। जब ये डी सी है तो ये भी डी सी होंगे, तो वही सेम इसमें हो रहा है। नीचे वाली जो ए सी है वो आर एम एस वैल्यू होती है, तो वो हमने आर एम एस वैल्यू रख दी। अब हमने अभी पीछे कैलकुलेट की थी दोनों वैल्यूज़, दोनों को हम रख देंगे वी एम बाय पाई, आई एम बाय पाई, और आर एम एस वैल्यू Vm/2 एंड Im/2। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4/π² आएगा, जिसकी वैल्यू 0.4053 है। तो यहाँ से हमें एफिशिएंसी निकल आई कितनी, 40%। अब आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में ये दोनों साइकिल्स का यूज़ करता है, यानी कि जहाँ पर हम इस तरीके का हमने आउटपुट देखा था, यहाँ इस कंडीशन में हमें इस तरीके का आउटपुट मिलेगा, यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूअस रहेगा। अब यहाँ पर पहला आता है सेंटर टेप, जिसमें क्या होता है, 2 डायोड्स का यूज़ करते हैं, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वहाँ पर हम सेंटर टेपिंग कर देते हैं रेजिस्टेंस के थ्रू, लाइक दिस। यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पे एक सेंटर टेपिंग कर दी लोड रेजिस्टेंस लगाकर, और हमने 2 डायोड का इस्तेमाल किया है। ओके, तो सिंपल यहाँ पर क्या है, जब पॉजिटिव साइकिल आएगी, यानी कि पॉजिटिव में ये पॉजिटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। ओके, तो पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, ये वाला इसके साथ कैसा है, फॉरवर्ड बायस में, और ये वाला इसके साथ कैसा है, रिवर्स बायस में। तो पॉजिटिव साइकिल में सिर्फ ये काम करेगा, तो हमें आउटपुट में D1 का आउटपुट मिल जाएगा, यानी कि कंडक्ट करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। ओके,
सेम जब हम नेगेटिव साइकिल आएगी तो यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये वाला कंडक्ट करेगा, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस है और ये वाला कंडक्ट नहीं करेगा। सेम यही लिखा हुआ है, तो यहाँ हमें D2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक में D1 काम करेगा, फिर D2 काम करेगा, फिर D1, तो हमें कंटिन्यूसली मिल जाएगी। इसका पीक इनवर्स वोल्टेज ट्वाइस ऑफ VM होता है, जो पीक वैल्यू इसका ट्वाइस होता है। सेंटर टिपिंग में बस एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है और इसका पीक इनवर्स जो वोल्टेज है वो बहुत ही हाई होता है, तो इसकी वजह से इसको कम प्रेफर करते हैं, रैदर ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स का यूज़ किया जाता है, जिसको हम ब्रिज के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के आसपास, लाइक दिस। मीन्स 2 डायोड, ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन में लगे होंगे और ये 2 डायोड सेम कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, सो पॉजिटिव साइकिल में जब हम देखें तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से ये वाला और ये वाला, यानी ये दोनों फॉरवर्ड बायसिंग है, D2 और D4, तो ये दोनों कंडक्ट करेंगे और D1 D3 रिवर्स बायसिंग में होंगे, तो ये कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमें D2 D4 की वजह से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन में उल्टा हो जाएगा सिंपली, तब उस वक्त पे यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव साइकिल तो होगी ये वाली, और यहाँ से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये और ये कंडक्ट करेगा। तो इस तरीके से हमें D1 D3 का आउटपुट यहाँ मिल जाएगा, वही लिखा है यहाँ पर। तो हमें सिंपली पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल का ही वर्किंग लिखना होता है सारे केसेस में, और उन्हीं को हमें फिगर आउट करना होता है, वही एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो VM ही होता है। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें पहला इसका एवरेज DC लोड करंट और वोल्टेज क्या है, तो ये इसका आउटपुट ग्राफ है, जिसके लिए अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में हमें यानी 0 से पाई के बीच में हमें VM sin ओमेगा t मिल रहा है। वहीं हम बात करें नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल में तो हमें आउटपुट तो मिल रहा है बट वो नेगेटिव है क्योंकि वो नेगेटिव साइकिल का है। सो इस तरीके से हमें ये फंक्शन मिल गया। अब हमें पता है कि वही एरिया जो एवरेज है वो क्या है, एरिया अपॉन जो भी बेस है। तो बेस हमारा क्या है 2 पाई, एरिया पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया कैसे आएगा, इस फंक्शन के थ्रू हमने 0 से यानी कि हमने 0 से 2 पाई तक हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा जो भी इसके अंदर है। तो हमने इसको पहले अलग अलग कर दी क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शंस है, 2 अलग अलग इंटरवल्स पर। तो हमने दोनों को अलग अलग लिख दिया। पहले 0 से पाई के बीच में प्लस का है साइन और पाई से 2 पाई के बीच नेगेटिव है। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू निकल के आएगी, इसके लिए ये और इसके लिए ये। तो हमें सॉल्व करने पे मिलेगा 4 VM। अब हमारा एरिया कहाँ से कहाँ तक था, 0 से 2 पाई। तो हम डिवाइड करेंगे 4 VM को 2 पाई से, तो हमारा कैलकुलेट आके आएगा होकर आएगा 0.63 VM, यानी कि जो एवरेज DC वोल्टेज है वो 0.63 है VM का, यानी कि 63.6% है। वही हम IDC की बात करें तो वही VDC अपॉन RL सॉरी, तो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। सेम हमारा IDC भी DC के बराबर आएगा। सेम हमने यहाँ पर किया है RMS वैल्यू में, जैसे हमने पहले किया था स्क्वायर किया है। स्क्वायर की जगह हमने दोनों की वैल्यू रखी, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, एंड देन दोनों को सॉल्व किया जो किया है Im/√2। तो AC यानी कि फुल वेव के लिए RMS वैल्यू Im/√2 होती है और हाफ वेव में कितनी थी Im/2। सिमिलरली VRMS की वैल्यू भी यहाँ से VM/√2 आई है। तो एफिशिएंसी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछी हुई है 2023-24 में। ओके, सो हम इसमें वही फॉर्मूला रखेंगे PDC अपॉन PAC, तो वैल्यूज़ रखेंगे दोनों की। यहाँ पर 2 VM/पाई है, ये भी 2 VM/पाई है और ये RMS वैल्यू VM/√2 एंड Im/√2। सॉल्व करेंगे 8/पाई² आएगा, जिसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 81.2%। सो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा यानी डबल है हाफ वेव से, इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लिपर सर्किट, जिसे हम लिमिटर भी कहते हैं। क्लिपर का काम होता है कि किसी भी वेव फॉर्म को कट कर देना जो हमें ज़रूरत नहीं है, या उसको एलिमिनेट करना, कुछ भी कह सकते हैं, उसको कट कर देना बेसिकली। ओके, तो इसके 4 टाइप्स हैं। एक पॉजिटिव क्लिपर जो पॉजिटिव साइड को क्लिप करेगा, नेगेटिव क्लिपर जो नेगेटिव को क्लिप करेगा, बायस्ड में हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जितना भी हमें पार्ट करना है, फिर कॉम्बिनेशन जिसमें हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। अब इसके भी सब डिविजन्स हैं जिसमें सीरीज़ पैरेलल भी आ जाएगा, सब में है, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखते हैं आगे।
सो अब आता है पॉजिटिव क्लिपर। पॉजिटिव क्लिपर पॉजिटिव साइड को क्लिप करता है, जैसे कि मैंने बताया। इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, सीरीज़ में तीनों को लगा देना है। अब सीरीज़ में सिंपली क्या होगा, हमें पॉजिटिव साइड जो है वो नहीं चाहिए, तो हमें नहीं चाहिए इसका मतलब क्या करेंगे, इसको रिवर्स बायस में कर देंगे। तो इसी वजह से हमने इसको रिवर्स बायस में लगा दिया, जिससे कि पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट ही नहीं करेगा। और जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगी तो ये पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाएगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में ये हमें नेगेटिव में आउटपुट दे देगा। फिर ये फिर से पॉजिटिव साइकिल आएगी, फिर से कंडक्ट नहीं करेगा, तो फिर से हमें ये दे देगा। तो इस तरीके से होगा। वही अगर हम शंट की बात करें, शंट में भी सेम यही है कि जब पॉजिटिव साइकिल शुरू होगी तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव में ये तो फॉरवर्ड बायस है, तो यहाँ से करंट जितना भी है वो ग्राउंड हो जाएगा नीचे की तरफ, तो हमें आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलेगा। वही हम बात करें नेगेटिव में, तो नेगेटिव में ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये दोनों कैसे हैं, रिवर्स बायस। रिवर्स बायसिंग में ये कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो जो ये हमें यहाँ है मिल रहा है वही हमें आउटपुट पर मिल जाएगा, यानी कि हमें ये मिल जाएगा। सो सेम दोनों का जो आउटपुट इनपुट है ये सेम है, सेम, बस यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है दोनों की। तो सेम हम इसमें बात करते हैं सीरीज़ में। सीरीज़ में क्या है, अभी ये पॉजिटिव साइकिल में चेक करेंगे। पॉजिटिव में क्या है, दोनों फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस है, ऑब्वियसली ये कंडक्ट करेगा। कंडक्ट करेगा तो हमें आउटपुट दे देगा। ओके, देन जैसे ही रिवर्स बायस होगा, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, रिवर्स बायसिंग में ये कंडक्ट नहीं करेगा तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर पॉजिटिव साइकिल आएगी, फिर देगा, फिर आएगी, नहीं देगा। तो इस तरीके से सीरीज़ वाला वर्क करेगा। नेक्स्ट हम बात करें शंट या फिर पैरेलल नेगेटिव क्लिपर की। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आएगी तो पॉजिटिव साइकिल में ये डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो जो हमें यहाँ मिल रहा है वही हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो वही हमें यहाँ पे मिल रहा है। ओके, जैसे ही नेगेटिव साइकिल बनेगी यहाँ पर नेगेटिव साइकिल, तो ये इससे फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो सारा जितना भी करंट है वो इसमें फ्लो हो जाएगा और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। फिर ऐसी सिंपल दोबारा से पॉजिटिव आएगी तो मिलेगा, फिर नेगेटिव आएगी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से सेम वर्किंग है। नेक्स्ट आते हैं बायस क्लिपर। बायस क्लिपर में क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग जो हमें वोल्टेज चाहिए हम वहाँ तक क्लिप कर सकते हैं। अभी तक तो क्या होता, पूरी क्लिप हो जा रही थी, अब हम जहाँ तक चाहें वहाँ तक क्लिप कर सकते हैं। तो इसमें आता है पहला बायस नेगेटिव, जिसमें हम नेगेटिव का पूरा पार्ट क्लिप नहीं करेंगे, बस जो हमें पार्ट नहीं चाहिए हम उसको हटा देंगे। सपोज़ हमें इसका सपोज़ हम इसमें देखेंगे तो हमें सिर्फ इतनी वेव चाहिए, हमने इसका ये पार्ट और ये पार्ट रिमूव कर दिए, तो इसको बोलते हैं बायस्ड क्लिपिंग। अब यहाँ पे नेगेटिव पार्ट रिमूव हुआ है, इसीलिए बायस नेगेटिव सीरीज क्लिपर है। अब इस तरीके से इसमें डायोड के साथ जब रेजिस्टेंस लगाते हैं तो एक बायस वोल्टेज भी लगा देते हैं जहाँ तक हमें क्लिपिंग चाहिए। तो हम पहली कंडीशन चेक करें, तो इसमें जब -VB यानी कि जो नेगेटिव बायस्ड है, नेगेटिव में हमने देखा होगा नेगेटिव पहले लगाया हुआ है। ओके, तो इसमें जब ये V इनपुट से बड़ा होगा तो ये कंडक्ट करेगा, तो ये कंडक्ट करेगा तो हमें जो इनपुट में हमें वही मिलेगा, तो यानी कि पॉजिटिव में हमें वही मिला। फिर बाद में उसने देखा कि फिर बाद में नेक्स्ट में चेक करेगा। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि VB जो है वो लेस देन है V इनपुट से, तो अब वो कहाँ तक कंडक्ट करेगा, अब सिर्फ वहीं तक ही कंडक्ट करेगा जहाँ तक ये हमने बायस इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है। तो ये नेक्स्ट में सिर्फ बायस इनपुट वोल्टेज तक कंडक्ट करेगा। फिर से नेक्स्ट साइकिल आएगी तो उसमें फिर से पूरा कंडक्ट करेगा, फिर नेक्स्ट चीज़ में इस तरीके से चलता रहेगा। फिर ऐसे ही बायस पॉजिटिव में जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हमने बायसिंग कर दिया, यानी कि हमें इसका इतना पार्ट नहीं चाहिए। इसमें क्या होगा, जब इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है बायस वोल्टेज से, तो यानी कि डायोड, अब इस कंडीशन में डायोड काम नहीं करेगा, यानी कि जैसे ये बड़ा हुआ इससे तो ये काम नहीं करेगा। तो जो वोल्टेज हमें यहाँ पे है VB वही हमें आउटपुट पे मिल जाएगा, यानी कि हमें इस टाइप से मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम चेक करेंगे जब VB यानी कि जो ये है वोल्टेज, बायस वोल्टेज जब बड़ा हो जाएगा V इनपुट से, तो इस कंडीशन में फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और डायोड कंडक्ट करने लगेगा, तो जो हमें इनपुट पे है वही हमें आउटपुट पे मिलेगा। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशनल क्लिपर, जहाँ पर हम नेगेटिव साइकिल और पॉजिटिव साइकिल दोनों को ही क्लिप कर देते हैं अपने बायस वोल्टेज के अकॉर्डिंग। ओके, सो इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस के साथ 2 डायोड
पैरेलली कनेक्ट किए गए हैं अपोजिट डायरेक्शंस में, ओके, जिसके साथ हमने दो बायस वोल्टेज लगाए हुए हैं। सो इसकी वर्किंग देख लेते हैं एक बारी। ये इसकी कंडीशंस है। अब पॉजिटिव साइकिल जब आएगी, यानी कि पॉजिटिव साइकिल, तो ये कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो जो भी वोल्टेज हमें बायस वोल्टेज जो मिल रहा है यहाँ पे, वही हमें आउटपुट पर मिल जाएगा। तो यानी कि हमें इतना मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट जब साइकिल आएगी नेगेटिव साइकिल, तो नेगेटिव साइकिल में ये तो कंडक्ट करने नहीं वाला, तो ये आएगा इसके पास, ये कंडक्ट करेगा, तो जो भी वोल्टेज यहाँ है वो हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। तो यानी कि हमें ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। सो नेक्स्ट आता है क्लैम्पर, जिसे हम लेवल शिफ्टर या फिर डीसी रिस्टोरर भी कहते हैं। यानी जो डीसी लेवल है, जो क्लैम्पर होता है, वो किसी भी सिग्नल को क्लैम्प कर देता है या फिर शिफ्ट कर देता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एसी आउटपुट में डीसी लेवल को ऐड कर देता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ओके। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटर, डायोड और रेजिस्टेंस का यूज़ किया है क्लैम्पर सर्किट में। जैसे हम सपोज करो ये इस तरीके से साइकिल है, तो अब इसने क्या किया, पूरी जो वेव थी वो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लैम्प करके दे दी, यानी कि जो है इसको ऊपर उठा कर दे दिया है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। इसके टाइप्स हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड बायस्ड। जिसमें पॉजिटिव साइड क्लैम्प होगी उसको पॉजिटिव क्लैम्पर कहेंगे। सो इसमें यहाँ पर कैपेसिटर के साथ एक डायोड लगाया हुआ है और एक पैरेलल में रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ है। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइकिल इसीलिए पहले नहीं लिए क्योंकि स्टार्टिंग में कोई चार्जिंग नहीं हो रही होगी। जैसे ही नेगेटिव होगी तो नेगेटिव में जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस जैसे हो जाएगा तो इसमें करंट जाने लगेगा और ये वी इनपुट तक पूरा चार्ज हो जाएगा। तो जब तक ये चार्ज हो जाएगा यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि ज़ीरो वोल्टेज मिलेगा, ओके। जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आएगी, अब ये तो वर्क ही नहीं करेगा, तो सिंपली कुछ नहीं होगा, ये जो है ये हमें आउटपुट पे मिल जाएगा, ओके। और इस कंडीशन में ये तो हमें आउटपुट पे मिलेगा ही मिलेगा, ये भी डिस्चार्ज करेगा, तो दोनों का सम अप करके हमें ट्वाइस ऑफ वी इनपुट मिल जाएगा। तो इसको हम लोग इस आउटपुट से समझ सकते हैं कि हमें पॉजिटिव साइकिल में जब नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल आई तो हमें ये ट्वाइस मिला, फिर नेक्स्ट में हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला, देन फिर से हमें ट्वाइस मिला, इस तरीके से मिला। इसी को हम इससे भी समझ सकते हैं कि पहले हमें ट्वाइस मिला पॉजिटिव में, फिर इसमें नेगेटिव में कुछ नहीं मिला, फिर पॉजिटिव में हमें ट्वाइस मिला, तो इस तरीके से। नेक्स्ट आता है नेगेटिव क्लैम्पर। नेगेटिव क्लैम्पर में डायोड को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। अब पॉजिटिव साइकिल में हम चेक करेंगे तो पॉजिटिव में ये कंडक्ट करेगा, यानी कि यहाँ से करंट फ्लो होगा और ये चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके। और नेगेटिव साइकिल की हम बात करें तो नेगेटिव साइकिल की हम बात करें तो यहाँ पर ये कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो यहाँ से जो इनपुट है वो मिलेगा और ये भी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो हमें ट्वाइस ऑफ वी इनपुट मिलेगा। यानी कि हम बात करें पॉजिटिव में तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, जैसे नेगेटिव आई तो नेगेटिव में हमें ट्वाइस मिला, ये पूरा ट्वाइस मिला है। फिर पॉजिटिव में कुछ नहीं मिला, फिर जब नेगेटिव आई तो फिर से हमें ट्वाइस मिलेगा, इस तरीके से हमें मिलता रहेगा, ओके। नेक्स्ट आता है बायस क्लैम्पर। इसमें क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग क्लैम्प कर सकते हैं, हमें कितना पार्ट ऐड करना है, ओके। तो यहाँ पर हम डायोड के साथ एक रेफरेंस वोल्टेज लगा देते हैं या फिर बायस वोल्टेज कह सकते हैं जिसे, ओके। सो इस तरीके से सर्किट होता है, तो अब कैसे भी हो सकता है सब। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन क्या है क्लिपर क्लैम्पर के। तो क्लिपर को FM ट्रांसमीटर्स में, रेडियो में जनरली वोल्टेज लिमिटर जैसे कि उसका नेम है, एम्पलीट्यूड सिलेक्टर, इन सब में यूज़ होता है। क्लैम्पर में हम जनरली सोनार, रेडार सिस्टम, वोल्टेज डबलर और वोल्टेज मल्टीप्लायर में क्लैम्पर का यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन ज़रूरी है, ये ज़रूर पूछते हैं, सो 2 मार्क्स में आप कर सकते हैं इसको। सो ये एक न्यूमेरिकल है जो 22-23 में पूछा गया था, जिसमें हमें ये और ये गिवन है, इसके बेसिस पे हमें आउटपुट वेवफॉर्म जनरेट करनी है या फिर आउटपुट वोल्टेज पूछा था। हमें रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट दिया हुआ है और इनपुट वोल्टेज हमारा दिया पॉजिटिव साइकिल के लिए 10 है और नेगेटिव साइकिल के लिए 20 है, ओके। सो हम इनिशियली ना इंटरवल वाइज चेक करेंगे, ओके। तो हम इनिशियली चेक करेंगे 0 से T1। 0 से T1 जब हम चेक करेंगे इस कंडीशन में, यानी कि पॉजिटिव साइकिल में, तो यहाँ पे ये तो कंडक्ट करने से रहा, तो
और इस पे अभी कोई चार्ज, इस पे हमें कोई चार्ज, अभी ये चार्ज ही नहीं हुआ है तो हमें वोल्टेज में कुछ नहीं मिलेगा, मीन्स हमें आउटपुट में भी कुछ नहीं मिलेगा। ओके, फिर जब हम नेक्स्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट साइकिल में जाएंगे यानी कि T1 से T2, सो उस कंडीशन में ये नेगेटिव साइकिल में ये कंडक्ट करेगा। अब ये कंडक्ट करेगा तो ये कहाँ तक वोल्टेज देगा हमें, 5 वोल्ट तक, तो ये 5 वोल्ट तक हमें दे दिया। ओके, देन अब जब जिस टाइम पे ये हो रहा होगा उस टाइम पे कैपेसिटर भी चार्ज हो चुका होगा, तो ये चार्ज कैसे होगा, यहाँ पे हम KVL का यूज़ करेंगे, -20 वोल्ट इसका क्योंकि नेगेटिव साइकिल है, VC और 5 वोल्ट माइनस इसका प्लस VC, ये पूरा KVL आके 0 के इक्वल पुट कर दिया, जिसको सॉल्व करेंगे तो जो हमें कैपेसिटेंस है वो कहाँ तक चार्ज हो गया होगा, 25 वोल्ट तक। ओके, अब जैसे ही T2 से T3 में एंटर करेगा यानी कि इसमें, अब T2 से T3 में एंटर करने के बाद तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये पॉजिटिव साइकिल है तो पॉजिटिव साइकिल में ये कंडक्ट तो करेगा नहीं, तो जितना भी चार्ज इस पर स्टोर होगा वो सारा यहाँ पे डिस्चार्ज होने लगेगा। डिस्चार्ज होने लगेगा तो फिर से KVL अप्लाई करेंगे, तो ये तो ऑलरेडी वोल्टेज आ ही रहा है, इसका भी वोल्टेज आएगा, तो 10 वोल्ट प्लस इसका और 25 वोल्ट इसका, एंड आउटपुट का जो है वो हमने माइनस किया, एंड देन KVL यूज़ करने के बाद हमें क्या मिला, 35, जो कि जो हमने 35 यहाँ ड्रॉ किया है। तो इसी को कंटिन्यूसली हम बनाते रहेंगे तो ये हमें इस तरीके से मिलेगा। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़ीनर डायोड, जिसको हम शंट रेगुलेटर की तरह यूज़ करने वाले हैं। यूनिट 1 में हमने देखा था कि ज़ीनर डायोड जनरली वोल्टेज रेगुलेट कब करता है, जब वो रिवर्स बायस की कंडीशन में हो। तो यहाँ पर रेगुलेट किस तरीके से करेगा, यानी कि करंट, तो यहाँ पर जो भी लोड करंट हो या सप्लाई वोल्टेज कुछ भी हो उसमें कुछ भी वेरिएशन करते रहें, लेकिन आउटपुट पे हमें कांस्टेंट वोल्टेज देता रहेगा ये। ओके, अब यहाँ पर जो सीरीज रेजिस्टेंस है RS, इसको इसीलिए लगाया जाता है ताकि ये करंट को लिमिट कर सके, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो तो पूरा करंट ना फ्लो हो। ओके, अब इसकी कुछ जनरल इक्वेशंस क्या हैं, लोड करंट को हम इस तरीके से निकालेंगे, IL = VZ। जनरल केसेस में क्या होगा, जो वोल्टेज इस पे होगा वही वोल्टेज हमें यहाँ मिलेगा जब ज़ीनर डायोड ऑन होगा। ओके, तो उस कंडीशन में हमें ये मिलेगा, और इन केस ज़ीनर डायोड ऑन नहीं है तब फिर हमें ये कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा, जो बहुत लीस्ट यूज़ होती है, हमें जनरली यूज़ नहीं करना है ये। देन सोर्स वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, VS - VZ/IS, यानी कि ये वाला करंट निकालना है तो इस वोल्टेज में से इस वोल्टेज को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे इस रेजिस्टेंस से, तो हमें ये करंट मिल जाएगा। ओके, ऐसे हम KCL अप्लाई कर देंगे तो हमें इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे हम KCL अप्लाई कर देंगे तो हमें IS = IZ + IL मिल जाएगा, मतलब जो यहाँ से करंट आ रहा है वो इसमें बट रहा है और इसमें बट रहा है, तो वही हमने इस कंडीशन में लिखा है, जहाँ से हम सॉल्व करके IZ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पावर अक्रॉस ज़ीनर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब इस पे बेस्ड इस न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो कि इसका सिमिलर एक PYQ में पूछा गया है, जहाँ पर इनपुट वोल्टेज 20 है, ये 10 है, PZ max 400 मिलीवाट है, ये भी गिवन है, हमें ये फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया कि VL जो है वो BZ के बराबर होगा सिंपली, तो वो 10 वोल्ट हो गया। नेक्स्ट IL कैसे निकालते हैं, VL/RL, तो VL की वैल्यू रखी, RL की वैल्यू रखी, सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। देन हम IR की बात करें, यहाँ IR और IS दोनों एक ही हैं, तो जो V इनपुट है वही हमारा ये है, V इनपुट और VZ, तो V इनपुट जो भी है VZ/RS, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, हमारा आंसर ये आएगा। ऐसे ही हम KCL अप्लाई करेंगे तो ये हमने यहाँ देखा था, ये इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर। ये 23-24 में पूछा गया था, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जनरली हम जब DC आउटपुट वोल्टेज का मल्टीपल चाहते हैं, यानी कि हमें 2 टाइम्स चाहिए, 3 टाइम्स चाहिए, सपोज हमारी वेव फॉर्म थी ये, हमने इसका ट्वाइस चाहिए यानी कि ये, या फिर हमें इसका थ्राइस चाहिए, तो इसके लिए हम वोल्टेज मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं। वैसे तो एक कई कैटेगरी हो सकती है इसमें, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 है, वोल्टेज डबल करने के लिए, ट्रिपल टाइम्स लेने के लिए, और क्वाड्रुपलर 4 टाइम्स के लिए।
जिसमें से वोल्टेज डबलर 22-23 में भी पूछा था, हाफ वेव और फुल वेव इसके टाइप्स हैं। वोल्टेज डबलर ये क्या करेगा, जैसे कि मैंने बताया, आउटपुट डीसी वोल्टेज जो भी है उसको ट्वाइस कर देगा जो भी हमने इनपुट में दिया है, मतलब उसका डबल हमें देगा आउटपुट में। इसका हाफ वेव वोल्टेज डबलर इस टाइप का डायग्राम है जिसमें 2 डायोड्स का यूज़ करते हैं और 2 कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं। जो सेकेंडरी वाइंडिंग है यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, उसके साथ में एक डायोड, फिर नेक्स्ट कैपेसिटर दूसरे तरीके से है और यहाँ पर ये भी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन से है। अब हम लोग जो लोड रजिस्टर हैं वो कनेक्ट करेंगे, अभी तो ये कनेक्टेड नहीं है, जब जैसे ही हम यहाँ पे लोड रजिस्टर्स कनेक्ट कर देंगे तो हमें 2 VM मिल जाएगा। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जब पॉजिटिव साइकिल होगी, पॉजिटिव साइकिल में ये पॉजिटिव रहेगा तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, तो इसका मतलब ये वाला इसमें करंट जाएगा और ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक ये नहीं पहुँचेगी, ये ओपन सर्किट है। फिर जैसे ही नेक्स्ट साइकिल आएगी यानी कि नेगेटिव, जिसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर ये तो ऑलरेडी VM तक चार्ज है। अब ये वाले में सर्किट, इस वाले में करंट तो जाएगा नहीं, अब करंट यहाँ जाएगा तो ये वाली सर्किट काम करेगी, तो इसमें यहाँ पे करंट फ्लो होगा और ये वाला कैपेसिटर चार्ज होगा। सो अब हम KVL यूज़ करेंगे इस कंडीशन में, तो हमारे पास ऑलरेडी VM है नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव है, फिर इसका VM भी है हमारे पास और Vc2 में निकालना है। इसको 0 को इक्वल पुट करेंगे तो Vc2 हमारा कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ VM। तो ये इसकी वर्किंग है। नेक्स्ट हम फुल वेव में देखें तो फुल वेव में भी 2 डायोड और 2 कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। अगर हाफ वेव की बात करें तो वहाँ पर बोथ हाफ साइकिल को यूज़ नहीं किया जाता है, एक बार में एक साइकिल, यहाँ एक बार में एक हाफ साइकिल, और यहाँ पर एक बार में दोनों हाफ साइकिल्स का यूज़ होता है। और यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो दोनों डायरेक्शंस में चार्ज होता है। सो इस तरीके से पैरेलली कनेक्शन होता है। यहाँ पर एक ये सर्किट होगा और एक ये वाला सर्किट है। तो जब पॉजिटिव साइकिल होगी यानी कि ये वाला फॉरवर्ड बायस है, तो ये वाला फॉरवर्ड बायस है, तो ये वाला सर्किट ऑन रहेगा, तो इस सर्किट में ये वाला कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा VM तक। फिर अब नेगेटिव साइकिल में ये तो कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो करंट यहाँ से इस वाले सर्किट में फ्लो होगा, तो इस सर्किट में जो फ्लो होगा तो ये चार्ज होगा VM तक। अब जैसे ही हम दोनों का आउटपुट इसी पूरी साइकिल के लिए निकालेंगे तो वो आएगा VM + VM 2VM, तो सेम दोनों का लगभग वर्किंग है। नेक्स्ट है वोल्टेज ट्रिपलर और वोल्टेज क्वाड्रपलर। सो बेसिकली मैंने इसको इकट्ठा बना दिया हुआ है। सिंपली हमें एक कैपेसिटर ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे से लगा देना है, और डायोड में भी हमें करना है इस तरीके से, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, इस तरीके से मैंने लगा दिया। तो यहाँ से यहाँ तक अभी हमने देखा ये डबलर होता है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम ये 3 डायोड यूज़ करेंगे तो ट्रिपलर होगा, अगर हम 4 डायोड्स का यूज़ करेंगे तो क्वाड्रपलर होगा। सो इस तरीके से मैंने बता दिए। हाँ, सो इस तरीके से ही है। वर्किंग देख लेते हैं। तो पहली साइकिल में क्या है, D1 फॉरवर्ड बायस होगा, तो C1 तो सिर्फ C1 चार्ज होगा VM तक। फिर नेगेटिव साइकिल नेक्स्ट आएगी तो D2 चार्ज होगा, तो D2 चार्ज होगा, D2 2VM तक चार्ज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट साइकिल में यानी कि जो अनदर पॉजिटिव साइकिल आएगी उसमें C3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव जो साइकिल हो जाएगी उसमें ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ये है वोल्टेज मल्टीप्लाई के एप्लीकेशंस। कैथोड रे ट्यूब जो टीवी के डिस्प्लेज में लगती है, वो एक्सरे जनरेटर्स, एक्सरे को जनरेट करने के लिए, पार्टिकल को एक्सलरेट करने के लिए, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स में और हाई वोल्टेज पावर सप्लाई में यूज़ करते हैं। तो कुछ हमारे सिलेबस में स्पेशल डायोड्स हैं। पहला है LED लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि ये लाइट एमिट करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। जो छोटे छोटे LEDs बल्ब आते हैं उसमें ये यूज़ होता है। तो ये किस कंडीशन में लाइट जनरेट करेगा, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा। इसका ये सिंबल है, यानी कि पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। ओके, सो अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। ये P साइड है, ये N साइड है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की साइड जा रहे होंगे। जब फॉरवर्ड बायस होगा
तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, तो कुछ तो यहाँ पहुँच जाएंगे और कुछ यहीं रह जाएंगे और रिकम्बाइन हो जाएंगे इन पॉजिटिव होल्स के साथ। तो जब रिकम्बाइन हो रहे होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी हमारा ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, तो रिकॉम्बिनेशन होते टाइम पे, ये रिकम्बाइन होते टाइम पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में होंगे वो वैलेंस बैंड में नीचे आ रहे होंगे, तो नीचे आते वक्त वो कुछ एनर्जी ट्रांसमिट कर देंगे, तो वही एनर्जी हमें लाइट के रूप में दिखाई देती है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। अब इसमें कुछ कॉमन मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं गैलियम और आर्सेनिक के। गैलियम आर्सेनाइड ये इंफ्रारेड यानी कि इनविजिबल लाइट जनरेट करता है। गैलियम फॉस्फाइड ये रेड और ग्रीन कलर की जनरेट करेगा। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड ये रेड या फिर येलो जनरेट करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि जितने जैसे जैसे फॉरवर्ड करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें लाइट की इंटेंसिटी और अच्छी मिलेगी। ओके, एडवांटेजेस क्या है, कम पावर का इस्तेमाल करती है, जो ऑपरेशनल वोल्टेज है वो भी कम लगता है, चीप है और इजी टू हैंडल है, हल्की होती है वेट में और डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, बल्ब, अलार्म सिस्टम्स में, कैलकुलेटर्स में, डिजिटल वॉचेस में, ट्रैफिक लाइट्स में और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके। नेक्स्ट है वेरिकैप, जिसे हम वैरेक्टर डायोड या फिर वोल्ट कैप या फिर ट्यूनिंग डायोड भी कहते हैं। ये 2223 में पूछा गया था। ये एक बेसिकली नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है जिसको हम रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं और जिसका हम डिप्लीशन लेयर का कैपेसिटेंस यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसका सिंबल ये है, तो ये जो एरो का साइन है वो बताता है कि यहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटेंस होता है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम इस तरीके से बनाते हैं। तो जब रिवर्स बायस करेंगे तो यहाँ के होल्स यहाँ जाएंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और डिप्लीशन लेयर और फैलती जाएगी और बड़ी हो जाएगी। इससे जो ये वाला कैपेसिटेंस है इसके बीच का वो कम हो जाएगा। ओके, क्योंकि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस कम होने लगता है। पी और एन प्लेट्स की तरह काम करेंगे, जैसे कि हमने पहली यूनिट में पढ़ा था। इसी में अगर हम रिवर्स बायस जो वोल्टेज यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इसको कम करेंगे वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर नैरो होती जाएगी, यानी कि फिर ये चीज़ कम हो जाएगी, यानी कि जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी और इससे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम देख रहे हैं यहाँ पर रिलेशन। तो इसका हम कैपेसिटेंस वर्सेस रिवर्स वोल्टेज का ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरीके का है। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसको ट्यूनिंग, जैसे कि इसका नाम है ट्यूनिंग डायोड, तो ये एलसी ट्यून सर्किट में यूज़ होता है, एफएम मॉड्यूलेटर में, बैंड पास फिल्टर्स में, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी में, यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें यूज़ होता है ये। नेक्स्ट है टनल डायोड, जिसको इसाकी डायोड भी कहते हैं। ये हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है और एटलीस्ट यहाँ पर इस तरीके से डोपिंग की जाती है कि एक पार्ट में 10⁻³ कंसंट्रेशन टाइम्स होता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा डोपिंग होती है, जिस वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। इसी को हम टनल डायोड कहते हैं। तो हैवी डोपिंग की वजह से जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है और रिड्यूस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक साइड से दूसरी साइड ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा थिन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा सकते हैं ईजिली। तो टनलिंग करने का मतलब ये हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स बैरियर को क्रॉस करके जा रहे हैं, इसी को हमने टनलिंग का नाम दिया है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से है। अब टनलिंग इफेक्ट की वजह से ये नेगेटिव रेजिस्टेंस बिहेवियर शो करता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये हम इसमें देख सकते हैं। इसका ये ग्राफ है जिसमें ये रीजन हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस का, यानी कि जैसे जैसे हम करंट बढ़ा रहे हैं और वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो घटता जा रहा है। तो ये है इसका पॉइंट। इसके एप्लीकेशंस क्या है, हाई स्पीड स्विचेस में यूज़ होता है, माइक्रोवेव डिटेक्टर में यूज़ होता है, पल्स जनरेटर में, ऑसिलेटर्स और इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। इसका एक क्वेश्चन आया था 22-23 2 मार्क्स में कि डार्क करंट क्या होता है टनल डायोड में। तो यानी कि जब कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज में, बाहर से हमने कोई बैटरी लगाई हुई नहीं है, जैसे कि हमने ये लगाया हुआ है
हम पहले एक तरीके की बैटरी लगाते थे साथ में, पर अभी हम इस केस में हम ये नहीं लगा रहे हैं, सिंपली हम इसको लिए हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ ना कुछ लीकेज करंट यानी कि रिवर्स करंट थोड़ा बहुत पहले से होगा, और ये किसकी वजह से होगा, टनलिंग की वजह से, या फिर थर्मल जनरेशन यानी अंदर गर्माहट की वजह से, या इम्प्योरिटीज़ की वजह से। तो ये छोटा सा जो करंट है फ्लो हो रहा है उसी को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। किस कंडीशन में, जब एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगा हो तब। नेक्स्ट आता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस। अब लिक्विड क्रिस्टल पढ़ने से पहले जान लेते हैं क्या होता है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड की तरह बिहेव करता है, बट कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी सॉलिड से भी एसोसिएटेड है, मतलब कुछ कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टी है और कुछ कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एलसीडी एक फ्लैट पैनल होती है डिस्प्ले की, मीन्स जैसे मॉनिटर का डिस्प्ले हुआ, टीवी का डिस्प्ले हुआ, तो इन सब में एलसीडीज यूज़ होती हैं। तो ये एक फ्लैट पैनल होते हैं जो कि लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं अपने ऑपरेशन के लिए, प्राइमरी ऑपरेशन के लिए। अब सबसे पहले इनका एडवांटेज क्या है, इनमें लेस पावर कंजप्शन, कम पावर यूज़ करते हैं, कॉस्ट भी कम है, और कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, यानी कि ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। ये कोई भी यहाँ पर इनके खुद का कोई इल्यूमिनेशन नहीं होता, यानी इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, इसके लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। टाइप्स क्या है यहाँ पर इसके डिस्प्ले के, फील्ड इफेक्ट डिस्प्ले और डायनेमिक स्कैटरिंग डिस्प्ले। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस, वही जैसे मैंने बताया कि लेस पावर, कंट्रास्ट रेशियो अच्छा है, लो कॉस्ट है, ऑपरेटिंग वोल्टेज और करंट ये भी कम है, और यहाँ पे सेगमेंट्स में टूटा हुआ होता है, मीन छोटे छोटे पिक्सल्स फॉर्म में होता है, तो वो यूनिफॉर्म ब्राइटनेस देते हैं। सपोज ये एक डिस्प्ले है जिसमें छोटे छोटे पिक्सल्स हैं ये, और हर एक पिक्सल यूनिफॉर्म ब्राइटनेस देगा, यानी कि हर एक पिक्सल की जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल सेम होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, वॉचेस में, टेलीविज़न में, कंप्यूटर के मॉनिटर्स में, डिजिटल कैमरास में, मेडिकल डिवाइसेस जैसे ब्लड शुगर की मशीन, ब्लड प्रेशर की मशीन, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 2। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। थैंक यू।